बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज का जो दूसरा नाम होता है उसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि मीटर ब्रिज क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, किस प्रिंसिपल पे बेस है और इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है। ठीक है। और एग्ज़ाम में इससे जो न्यूमेरिकल्स आता है वो किस तरह का होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स, जो कि मीटर ब्रिज पे बेस होता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहली बात कि मीटर ब्रिज क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आपकी लेबोरेटरी में 12th क्लास में कराया जाता है, जो कि क्या है कि बिल्कुल सेम व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही होता है। जैसे आप व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, आपका ये वाला होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे आपके P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं और यहाँ गैल्वेनोमीटर बीच में लगा होता है, जिसमें से क्या होता है कि आपका जो बैलेंस कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो होती है P/Q = R/S, जिसमें से आपको, यदि आपको एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सपोज दैट हमें S रेजिस्टेंस निकालना है कि ये आपका अननोन है, तो आप इजीली S फाइंड आउट कर सकते हैं, R × Q/P इस तरह हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बेस होता है आपका मीटर ब्रिज भी, जिससे आप एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि ये भी आपका क्या है, एक एप्लीकेशन है। किसकी? एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो किस काम आती है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अभी बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। आपको साफ दिख गया होगा कि भाई प्रिंसिपल का मतलब है कि ये किस पे बेस है। ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका, वो आपका बेस होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही। बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि इन बैलेंस कंडीशन, जो आपका होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, सेम इसमें होगा P/Q = R/S। ठीक है, लेकिन पहले अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके डायग्राम के ऊपर कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम में क्या क्या होता है और कैसे बना होता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो, एक्चुअली क्या होता है कि ये आपका, जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको एक पूरी टेबल मिलती है। तो टेबल के ऊपर क्या होता है कि आपके एक तार लगा होता है, ये पूरा 100 सेंटीमीटर का, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। 1 मीटर की वायर होती है पूरी, ये 2 स्क्रू के बीच में टाइट रहती है, जिसके 2 हिस्सों पर A और जो B पॉइंट है, एक साइड तो लगा देते हैं आप बैटरी। आपकी जो स्कूलों में बैटरी होती है वो होती है 6 वोल्ट की या फिर 12 वोल्ट की। तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के पर्पज़ से 6 वोल्ट हम यूज़ करते हैं। आपने यहाँ बैटरी लगा दी और साथ में एक की होती है। तो ये तो आपका हो गया एक साइड वाला पोर्शन। दूसरी तरफ क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रिप लगी होती है। एक स्ट्रिप ये होगी L शेप की, ये वाली भी L शेप की, और एक सीधी स्ट्रेट वायर वाली स्ट्रिप होती है। तो इसमें 3 स्ट्रिप होती है आपकी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। 3 स्ट्रिप जो किसकी होती है, कॉपर की बनी होती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार ये भी आता है वाइवा में या 1 मार्क में कि भाई कॉपर की स्ट्रिप ही क्यों बनी होती है। पहली बात तो ये कि भाई कॉपर आपको पता है क्या होता है, कॉपर एक गुड कंडक्टर में आता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉपर को मैक्सिमम टाइम, जिससे कि आपका इजीली करंट जो है ट्रांसफ़र हो जाए। जब आप बैटरी को ओके करेंगे, जब आप की को क्लोज़ करेंगे, तो क्या होगा, बैटरी से करंट फ्लो होगा। तो करंट क्या होगा, इस वायर में भी जाएगा और कॉपर की स्ट्रिप से होके रेजिस्टेंस से निकल के आपका आगे बढ़ जाता है करंट, एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, कॉपर की वायर यूज होती है। ठीक है, अगली बात, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, इसलिए करंट मैक्सिमम हो जाता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरी बात कि जो ये स्ट्रिप लगी है, ये कॉपर की स्ट्रिप है 3। उसके बाद यहाँ पे जो ये पॉइंट्स दिखा रखे हैं मैंने ऐसे, यहाँ पे ये भी स्क्रू है, 1 2 3 4 5 स्क्रू होते हैं। पहले 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है कि एक डिब्बा होता है जिसमें आपके बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, 1 से लेके 500 ओम तक के रेजिस्टेंस होते हैं उसमें।
तो जितना आपको निकालना है इजीली उसमें से निकाल सकते हैं कि 2 ओम निकाल लिया, 5 ओम निकाल लिया। ये कुछ इस तरह का होता है। एक ये डिब्बा होता है पूरा, जिसमें यहाँ पे आपके इस तरह के बने होते हैं रेजिस्टेंस, और हर रेजिस्टेंस के ऊपर अपना उसका नाम लिखा होता है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 50, 100, 150, 200, 250 इस तरह से लिखा होता है। आपको मान लीजिए 50 ओम निकालना है, तो आपने यहाँ से ये 50 ओम का सीधा एक की होती है, वहाँ पे की आपने बाहर निकाल दी, तो आपका यहाँ से कितना हो गया, आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 50 ओम हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट के बीच में लगा होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जो आपका क्या होता है, नोन होता है, जिसमें से आप इजीली अपने हिसाब से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे लिखा रखा है, ये आपका 3 और 4 पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। जैसे आपका एग्जामिनर आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, जब आपका एग्जामिनर आएगा तो आपको बोलेगा कि एक तार दे देगा आपको ना, वो कोई भी एक वायर दे दी छोटी सी, बोला गया कि जाइए आपको इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, उस तार को यहाँ पे जोड़ते हैं, 3 और 4 पॉइंट के बीच में लगा देते हैं, जहाँ मैंने लिखा हुआ है अननोन रेजिस्टेंस। तो आपकी ये कोई एक वायर है जिसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो आप मीटर ब्रिज का मेन पर्पज़ क्या होता है कि आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ही ये दे देता है कि किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब अगली बात पे आते हैं। जो एक बीच वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है और साथ में जोकी जोड़ देते हैं। जोकी क्या होती है, एक बिल्कुल जैसे आपका ये पेन है, बिल्कुल पेन की तरह होती है। आगे वाला जो पॉइंट है बहुत नुकीला होता है, बहुत पतला सा होता है, और आगे धीरे धीरे मोटा होता जाता है। ठीक है, तो ये आपकी जोकी होती है, और ये आपकी वायर होगी पूरी 100 मीटर की, 100 सेंटीमीटर की। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था जो मैं आपको समझा रहा था। अब ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग पे आते हैं। ये तो आपका हो गया एक्सपेरिमेंट वाला। प्रिंसिपल क्या था इसका, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस होता है। अब काम कैसे करेगा, देखो पहले हम देख लेते हैं कि भाई मीटर ब्रिज में और व्हीटस्टोन ब्रिज में सिमिलरिटी क्या है। दोनों की यदि हम कंपेयर करें तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये आर रेजिस्टेंस है, जो आपका क्या है, वेरिएबल है, जिसे आप इजीली क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, जितनी वैल्यू चाहे उतनी निकाल सकते हैं। सेम आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में भी यही होता है। एक ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसे हमने मान लिया कि ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू क्या है, आर है। ओके, अगली बात, यहाँ एक अननोन रेजिस्टेंस है एस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है एस। सपोज करो मुझे यही फाइंड आउट करना है, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है। लेकिन P और Q कहाँ पर है इसमें, इस सर्किट में तो आपको P और Q नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब इसकी वर्किंग सुनिए, क्योंकि वर्किंग में आपको समझ में आ जाएगा कि P और Q रेजिस्टेंस कहाँ पर होते हैं। अब देखो होता क्या है कि जैसे आप की को ऑन करेंगे, आपका बैटरी से करंट निकलना शुरू हुआ, करंट आपका वायर से गया और यहाँ से सर्किट कंप्लीट होकर वापस आ जाता है। इस तरीके से आपका सर्किट चल रहा है। यहाँ से गैल्वेनोमीटर में भी गया, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि डिफ्लेक्शन आना शुरू हुआ। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये आपका इंडिकेशन होता है, एक सीधी वायर होती है अंदर जो करंट की वैल्यू दिखाती है और डायरेक्शन दिखाती है। ठीक है, यहाँ आपके 2 तार होते हैं गैल्वेनोमीटर में। इन तारों को आप लगा देते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपने यहाँ टच कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दूसरी तरफ जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये निडल एकदम बिल्कुल 0 पे होती है, जिसको बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, नल पॉइंट। मतलब देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ना तो ये इधर आ रहा पॉजिटिव की तरफ, ना ये नेगेटिव की तरफ जा रही सुई, ऐसे रहता है बिल्कुल। यदि स्ट्रेट खड़ी हुई है सुई, दैट मीन्स करंट की वैल्यू 0 है, वहाँ पे करंट पास आउट नहीं हो रहा है। यदि वो नीडल ऐसे ऐसे जा रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो कुछ वैल्यू है करंट की, यदि इधर जा रही है तो नेगेटिव है। मतलब कहने का ये है कि यदि स्ट्रेट खड़ी हो तो उसको बोला जाता है नल पॉइंट, कि जहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब जैसे ही आपने यहाँ की लगाई, करंट जाना शुरू हुआ, तो क्या होता है कि आपने जो तार पकड़ा हुआ है हाथ में, यहाँ से करंट आएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फिर आप क्या करते हैं, इस जोकी को, जो ये आपका तार है ना, ये पूरा का पूरा जो आपका 100 सेंटीमीटर की वायर थी आपकी, जो किसकी बनी होती है, एक्चुअली ये बनी होती है मैग्नीन की। अभी बात इस पर भी आएंगे किस चीज़ की बनी होती है ये, पहले बात करते हैं वर्किंग पे। तो आपने क्या किया, जैसे मैंने जोकी को हाथ में पकड़ा हुआ है, ऐसे ही आप इस वायर के ऊपर टच करते हैं जोकी को। मान लो मैंने यहाँ पे टच किया, जैसे ये वाला पॉइंट है, मैंने यहाँ पे टच किया, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया कुछ।
आपने फिर यहाँ टच किया, फिर थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखाया, आपने यहाँ टच किया, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन कम आया, आपने यहाँ टच किया, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन और कम आया। जैसे ही मैंने इस जे पॉइंट पे टच किया तो आप क्या देखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर की निडल है वो एकदम स्ट्रेट सीधी खड़ी हो गई। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 हो गई। सो आपको वही पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। जैसे ही आपने बैटरी लगाया, करंट शुरू होता है तो आप यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू है। ये तो नॉन रेजिस्टेंस है, 10 ओम निकालो या 50 ओम निकालो, कोई भी। आपको ये वाला फाइंड आउट करना है। तो आपको आर की वैल्यू तो पता ही है, ऐसा आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही आप गैल्वेनोमीटर की जो ये वायर है, जो कि उसे आप इस वायर पे टच करके घुमाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। सपोज दैट कि वो पॉइंट जो आया है फ्रॉम ए पॉइंट से एल डिस्टेंस पे आया है। यदि ये एल सेंटीमीटर है तो पूरी वायर थी 100 सेंटीमीटर की, तो इसके इधर वाला हिस्सा कितना बचा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर बचा, ठीक है। अब देखो, तो हम जो यहाँ से यहाँ तक वाला हिस्सा है उसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा पी रेजिस्टेंस है, और जो यहाँ से यहाँ वाला है वो हमारा क्यू रेजिस्टेंस है। कैसे मान लिया हमने, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। रो क्या होता है, आपका रेजिस्टिविटी होता है, ये आपका रेजिस्टिविटी है, और ये आपका क्या है, लेंथ है ऑफ द कंडक्टर, और ए आपका होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो देखो बेटा, इस वाले केस में जो आपकी वायर थी उसका एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है। आपने एक जो वायर लगा दी तो वही सेम वायर है, लेकिन आपका रो क्या होता है, रो केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स क्या है कि ये भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। तो वैरी क्या हुआ, केवल लेंथ वैरी हो रही है आपकी। सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, या लेंथ ऑफ द वायर कह सकते हैं आप। सो जितना लेंथ होगा यू कैन से कि उतना ही उसका रेजिस्टेंस है। सो इसलिए हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। तो ये आपका जो P है, P क्या हो गया आपका, L के बराबर हो गया, Q आपका हो गया 100 माइनस L के बराबर। आपको R मिल ही रहा है, R आपका गिवन रेजिस्टेंस है, S आपको फाइंड आउट करना है, अननोन है आपका S, ठीक है। तो यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता है कि जो कंडीशन होती है वो होती है P/Q शुड बी इक्वल टू R/S, लेकिन कब, बैलेंस कंडीशन में। और हमने अभी चेक किया कि जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 दिखाए तो वो बैलेंस हो गया, इसका मतलब उसमें कोई करंट पास आउट नहीं हो रहा है। तो आपने इसलिए क्या किया, इधर का जो L था उसको P ले लिया, इधर वाले को आपने Q ले लिया। सो आपको R भी मिल गया, S भी मिल गया, P मिल गया और Q मिल गया। इससे कंपेयर करो दोबारा से, R तो आपका हो गया, और दूसरे पॉइंट पे आपका S जुड़ा हुआ है तो S भी आपका हो गया, और R और S के बीच का जो एक पॉइंट है ये वाला, वहाँ से आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो रखा है कहाँ पे, एक पॉइंट पे जो आपका इधर वाला हिस्सा A से जो इधर वाला हिस्सा है ये वाला, ये आपका P हो गया, और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से B तक वाले हिस्से पे आपका Q जुड़ गया। तो आप देख रहे होंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज सिमिलर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे मीटर ब्रिज से हम निकालते हैं अननोन रेजिस्टेंस, सिमिलरली आप मीटर ब्रिज से भी आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, इसमें ही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपको पता है P/Q इक्वल टू R/S। आपने लिया कि आपका S अननोन रेजिस्टेंस है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, L आ गई आपके पास। L डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू आपकी 100 माइनस L है, इज इक्वल टू R/S। आपको S फाइंड आउट करना है। सो S क्या हो जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा और 100 माइनस L ऊपर आ जाएगा। सो आपका ये आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L डिवाइड अपॉन L। सो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया कि S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L डिवाइड बाई L। सो ये आपका एक कॉमन फॉर्मूला है जिसे आप याद रखेंगे। तो ये इसकी वर्किंग थी मीटर ब्रिज की, कि मीटर ब्रिज काम कैसे करता है। तो पहली बात कि भाई मीटर ब्रिज क्या होता है, दूसरी बात मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तीसरी बात कि मीटर ब्रिज की वर्किंग क्या है, कैसे आप P और Q को निकालते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि भाई इस पे बेस न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं बोर्ड के पर्पज़ से। तो यहाँ पे जो पहला न्यूमेरिकल है आपका,
यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज फाइंड टू बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब जो आपका ए पॉइंट है ये वाला, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था अभी, सो ए पॉइंट से लेके जो आपका नल पॉइंट यहाँ आ रहा है ये कितना है आपका, ये 60 सेंटीमीटर है। सो नॉर्मल सी बात है कि जो आपकी मीटर ब्रिज में जो वायर होती है वो होती है बेटा 100 सेंटीमीटर की। यदि ये 60 है तो ये कितना बचा, ये आपका 40 हो गया। ठीक है, इन फर्स्ट केस, जो आपका फर्स्ट केस में गिवन है कंडीशन, पहले लिख लेते हैं कि क्या गिवन है आपको। जो फर्स्ट केस में हो रहा है वो आपका 60 सेंटीमीटर गिवन है ए पॉइंट से। इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी हो गई, पी आपका 60 हो गया। क्यों कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल, सो ये आपका हो गया 100 माइनस 60, इट बिकम्स 40 सेंटीमीटर। ये आपका 40 ओम आ जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ओके, तो ये आपका 40 आ गया, ये आपका 60 आ गया। दूसरी बात, इफ़ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज़ कनेक्टेड, ये सेकंड कंडीशन आ गई। सो आपको पता है कि यूजिंग प्रिंसिपल P बाई क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। P आपको गिवन है, कितना है 60 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, R अपॉन S। इसे कैंसिल आउट कीजिए, 2 3 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सो आपके पास R अपॉन S की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बोला है कि इफ़ नवे रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन 2010 और 17 में आया है बोर्ड में, 12th बोर्ड की पर्पज़ से ये वीडियो है स्पेशली, और नीट में भी इससे क्वेश्चन आता है। आगे लिखा है कि नवे रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद एस। जो आपका यहाँ एस है, ये इसके साथ में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है। मतलब आपका कैसे जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है। तो अब ये रेजिस्टेंस एक सिंगल ना होके ये कुछ इस तरह का हो गया। ये एस था पहले ऑलरेडी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया है 5 ओम का। तो आपका ये इस तरह से हो गया है। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए था, ये आपकी सेकंड कंडीशन है। तो जैसे ही आपने सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा, इफ़ यू कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन सीरीज, सो जो आपका S की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, जो आपका S डैश हो गया मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो S तो पहले था। अब क्या हो गया, S पहले था, 5 आपने जोड़ दिया सीरीज में। तो सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ने पे क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, S प्लस 5। ये आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया इधर का, S की वैल्यू जो आई है। देन नल पॉइंट इज़ फाउंड टू बी 50 सेंटीमीटर। तो जो आपकी ये जोकिन ने जो पॉइंट दिखाया वो आपका 50 आया है। ए से आपका ये 50 है, तो ये वाला भी 50 हो गया। इसका मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई, 50 हो गई। Q की वैल्यू भी 50 हो गई आपकी, क्योंकि 100 माइनस L हो जाएगा। सो आपका P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन S। लेकिन S क्या हो गया आपका, S डैश। सो 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू, P की वैल्यू आपको कितनी पता है, R की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, सिंपल वो R ही है, डिवाइड बाय, लेकिन S कितना हो गया, S प्लस 5। इसको स्मॉल s लिख लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा सही से। ठीक है, सो ये आपका 1 आ जाएगा। सो आपके पास क्या मिल गया कि भाई R बाई S प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ये मिला आपके पास। ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन के यूज से आपको R और S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आपके पास पहली इक्वेशन तो है R अपॉन S इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। दूसरी इक्वेशन है आपके पास R अपॉन S प्लस 5 इज इक्वल टू 1। यदि हम दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड, सो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, S ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका S प्लस 5 डिवाइड बाई S, ये आपका S है, इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आपके पास, तो क्या हो जाएगा 2S प्लस 10 इज इक्वल टू 3S। ये आ गया आपका। सो 3S में से 2S माइनस गया तो आपका S बच गया। सो S की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम। सो जो आपका S है, जो आपका अननोन रेजिस्टेंस था, उसकी वैल्यू कितनी है भाई, 10 हो गई। और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी भी इक्वेशन में पुटअप करो सो आपको R मिल जाएगा।
सो आपने यदि इस इक्वेशन में डाला, सो R अपॉन S इजक्वल टू क्या है बेटा आपके पास 3/2। आपको R फाइंड आउट करना है, तो S क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इधर S की वैल्यू है 10, तो ये कैंसिल आउट हुआ 5, सो ये आ गया 15 ओम। सो आपने इजीली R और S की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा इसी क्वेश्चन में एक बार और क्वेश्चन में चेंज होके आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सीरीज में जोड़ा गया था ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो S वाला रेजिस्टेंस था, इसी में एक अननोन रेजिस्टेंस, एक नॉन रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ 5 का जोड़ा था, इसी को यहाँ पैरेलल में जोड़ देते। तो पैरेलल में जोड़ने पे जो रिजल्टेंट आता आपका वो क्या हो जाता, 1 + 5 + 1/S। सो जो आपका रेजिस्टेंस का रूल होता है, कॉम्बिनेशन यदि पैरेलल में जुड़ा हो तो 1/R के हिसाब से जुड़ता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती और पूरा सिमिलर होता, केवल यहाँ की वैल्यू बदल जाती। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन गिवन फिगर, आपको सेम एक फिगर गिवन है, आपका मीटर ब्रिज आपको गिवन है। लिखा है शोज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ए मीटर ब्रिज। नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एंड ए विद एक्स एंड वाई इन द पोजिशन एज शोन इन। जब आपने एक्स और वाई दो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, तो जो आपका नल पॉइंट आ रहा है, जो आपका जो कि दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि ये कितना है, 60 है, और ये वाला 40 है। नॉर्मल सी बात है कि आपका अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या बोलता है, P/Q = R/S। सो आपका P की वैल्यू 60 हो गई, Q भी आपका कितना हो गया, 40 हो गया, क्योंकि 100 - 60। सो आपके पास क्या मिल गया, R की वैल्यू x है और इसकी वैल्यू y है। सो x/y = आपके पास क्या आ गया, 60/40। इसे आप थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सो x/y कितना आया भाई, 3/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपका आ गया, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या गिवन है, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद वाई। जब आपने ये सेम है अब तक यहाँ तक कि जब आपने इसके साथ में एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है 15 ओम का, जैसे ही आप यहाँ सीरीज में जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका y + 15 हो जाएगा। तो नल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इज शिफ्टेड बाई 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द एंड ए ऑफ द वायर। मतलब वो इधर शिफ्ट हो गया है, किधर, ए की तरफ। यदि यहाँ पहले 60 था तो अब 10 सेंटीमीटर ए की साइड शिफ्ट हुआ है। दैट मीन्स यू कैन से कि ये कितना हो गया, 50 हो गया है अब ना। सो आपका जो P था, अब P कितना आ गया सेकंड कंडीशन में, P की वैल्यू आपकी 50 आ गई, Q भी आपका 50 हो गया। सो फिर अगेन आप रूल लगा दीजिए, P/Q = R/S। सो आपका कितना हो जाएगा, ये 50/50 = R/S। R की वैल्यू कितनी है, यहाँ x है, डिवाइड बाई, लेकिन आपका y चेंज हो गया क्योंकि आपने y क्या लगाया है, 15 ओम का सीरीज में लगा दिया है। सो ये कितना हो जाएगा, y + 15। ठीक है, ये आपका हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ तो ये आप =1 आ गया। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये बन गई। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड करो तो बेटर है क्योंकि x कट जाएगा आपका। सो आपने डिवाइड कर दिया। सो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा घूम के, x कैंसिल आउट। सो y + 15 डिवाइड अपॉन y = 3/2। ये आ गया आपके पास। आपने y की वैल्यू कैलकुलेट करी इस तरीके से, तो जो आपकी y की वैल्यू आई वो आ गई 30 ओम। ठीक है, जैसे ही y आपका 30 निकला तो आपने इजीली x के लिए इसमें डाल दिया इस इक्वेशन में। सो x = क्या आ जाएगा, 3/2 × y। सो 3/2 × 30, ये कैंसिल आउट हुआ 15, तो ये आ गया 45। सो अब तक तो सेम ही क्वेश्चन था पीछे वाले की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी मिल गई आपको और y की वैल्यू भी मिल गई है। अब लेकिन बोला क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। आपको नल पॉइंट की पोजीशन मतलब आपको L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहाँ से, A पॉइंट से, कि वह कितनी दूरी पर नल पॉइंट आएगा। कब, इफ़ आ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वर कनेक्टेड इन पैरेलल विद y। यदि आप y के साथ में यहाँ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दे, कितने ओम का, 30 ओम का, मतलब आपका इसी के साथ में मैं यहाँ एक पैरेलल में लगा दूँ ऐसे।
आज इसकी वैल्यू कितनी हो जाए बेटा 30 ओम। अब आपको बताना है कि भाई एल की वैल्यू बताओ। सो यदि आपने 30 ओम को पैरेलल में जोड़ा है, इफ़ यू कनेक्ट 30 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद वाई, यदि आपने वाई के साथ पैरेलल में जोड़ दिया है तो जो आपका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे वाई डैश, वो क्या बनेगा भाई 1/वाई डैश इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/वाई। ये बना। इनका एलसीएम लिए तो ये बन गया 30y डिवाइड में y प्लस 30 1/वाई डैश। सो आपका जो नेट रेजिस्टेंस वाई डैश हमारा आया इस पूरे का कॉम्बिनेशन का एक नेट, उसकी वैल्यू आ गई बेटा 30y डिवाइड में y प्लस 30, और y आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया 30 आया था, 30 इंटू 30 कितना हो गया 30 इंटू 30 डिवाइड बाई y प्लस 30, 30 प्लस 30 60 आ गया, जीरो तो कैंसिल आउट होगी, 3 2 जा 6, 2 से ये आ गया 15। सो आपका जो y डैश की वैल्यू आई, जो इस पूरे का कॉम्बिनेशन का नेट आया वो आ गया 15। और आपको L फाइंड आउट करना था। आपने सोच लिया कि भाई L डिस्टेंस पर आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, बिल्कुल जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें, और आपकी निडल जो है कैसी है एकदम स्ट्रेट सीधी खड़ी हुई है निडल। सो आपको L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने मान लिया कि ये हमारा L है, तो जो आपका Q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो 100 माइनस L हो जाएगा। सो आपने फिर से दोबारा व्हीटस्टोन ब्रिज वाले प्रिंसिपल में डाल दिया, क्योंकि ये किस पे बेस है, मीटर ब्रिज पूरा बेस है व्हीटस्टोन ब्रिज पे, तो P/Q इक्वल टू क्या है R/S, तो आपने इसी फॉर्मूले में डाल दिया। तो कितना बन गया आपका L/100 माइनस L इज इक्वल टू, क्योंकि आपका P/Q तो ये हो गया R/S, R क्या है आपका X है आपके पास, डिवाइड बाई इस पूरे का आपका रिजल्टेंट कितना आया 15 आया, तो ये आपका 15 आ गया। और x की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, x कितना है 45 है, तो ये कितना बन गया 45 डिवाइड बाई 15, ये कट गया यहाँ से 3 आ गया। सो आपके पास एक रिलेशन आ गया कि L डिवाइड बाई 100 माइनस L इज इक्वल टू 3। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया। सो L इज इक्वल टू 300 माइनस 3L, सो ये इधर आके प्लस का हो गया, 4L इज इक्वल टू 300। सो L की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 300 डिवाइड बाई 4, 4 7 जा और 4 2 जा 75 सेंटीमीटर। सो जब आप कितने का 30 ओम का रेजिस्टेंस जो है इसके साथ पैरेलल में लगाते हैं, तो जो आपका डिफ्लेक्शन है, जो आपका पॉइंट, जो आपका जोकी वाला पॉइंट आएगा वो 75 सेंटीमीटर पे दिखाएगा यहाँ से कि भाई जो आपका डिफ्लेक्शन है किसमें, गैल्वेनोमीटर में, वो जीरो शो हो रहा है। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन को आप रीड करें, लिख लिख के अच्छे से याद करें, क्योंकि आप चीज़ों को देखने से बाद ना एक बार देखेंगे तो भूल सकते हैं, तो इसलिए साथ साथ नोट्स बनाते हुए चले अपने। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके 2-3 क्वेश्चंस पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो आपके वाइवा क्वेश्चन भी है और जो इससे 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। कि भाई जो आपका मीटर ब्रिज है उसमें जो आप स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं, जिसको मैंने बोला था कॉपर स्ट्रिप, तो वो जो कॉपर स्ट्रिप है वो किस चीज़ की बनी होती है, या फिर वो कॉपर की ही क्यों बनी होती है। तो भाई आपको पता है कि जो कॉपर है वो क्या है, कंडक्टर है, उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जो उसका मेन आंसर है वो क्या होगा कि भाई जो कॉपर है वो एक लो रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है, जिसका आपका P/Q इक्वल टू R/S पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि आपका इफेक्ट पड़ता तो इनका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो जाता, तो आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें गलती आती। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका क्या होता है, वो केवल और केवल एक थोड़ा सा लो रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो आपकी वायर है, जो आपने वो 1 मीटर की जो ये वायर ली थी, जिसको मैंने बोला 100 सेंटीमीटर, तो ये वायर किसकी बनी होती है, 2 मटेरियल होते हैं, एक होता है आपका मैग्नीन और एक होता है आपका कॉन्स्टेंटेन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जो मीटर ब्रिज वायर है वो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन क्यों ही बनी होती है।
तो ये क्या होता है कि ये दोनों जो टर्म हैं वो क्या है, ये अलॉय है। अलॉय क्या होता है, दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलके जो बना होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इनका एक रीज़न है कि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन को ही क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है किसका, इनका, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब ये बड़ा इजीली क्या होते हैं, हीटअप नहीं होते हैं। यदि आपका इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता तो क्या होता है, ये बहुत जल्दी तार गर्म हो जाती और पिघलने का चांस रहता। इसलिए क्या होता है कि जो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, पहली चीज़ ये किसका आंसर है कि वाई द वायर मीटर ब्रिज वायर मेड अप ऑफ मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटाइन। पहली चीज़ कि जो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ लो। किसका, एलॉय का टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो इनकी रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो एलॉय की रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एलॉय हैव ए हाई रेजिस्टिविटी। तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि वाइवा में या 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि कॉपर की क्यों बनी होती है और दूसरी मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन की क्यों बनी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि भाई जो आपका मीटर ब्रिज है उसे हम स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई जो आपका मीटर ब्रिज है वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या करते हैं, जोकी को आप स्लाइड करते हैं, पूरी जो आपकी ब्रिज की तार है उस पर आप जोकी को मूव कराते हैं। तो जोकी को आप मूव कराते हैं किस लिए, टू फाइंड द नल पॉइंट इन गैल्वेनोमीटर। दैट्स वाई वी कैन से कि जो आपका मीटर ब्रिज है वो कैसा है, स्लाइड वायर ब्रिज है, क्योंकि एक तार के ऊपर आप जोकी को स्लाइड करा रहे हैं। तो बेटा ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि आपकी मीटर ब्रिज के ऊपर बेस्ड थी। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको जो आने वाली वीडियो है मेरी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत एकदम से मिल जाए। थैंक यू सो मच।